दोस्तों नमस्कार, जेपी क्लाइमिंग्स और सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार प्राइमरी टीचर ऑफिशियल पेपर जो है 24 तारीख को जो अगस्त में हुआ था, उसी का शिफ्ट टू दूसरा बात करेंगे। अगर हमने बात करें फर्स्ट का तो बात कर लिया हूँ, प्लेलिस्ट बन गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह हम बात करने वाले हैं। चलिए तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न पर। यहाँ पर पहला प्रश्न कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर नहीं है लेकिन आप लोग को देखते चलिए, पूरा जीएस का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहा है कि तुल्यकाली उपग्रह घूमता है, तो किस पे घूमता है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर कह रहा है कि ध्रुवों के ऊपर किसी भी ऊंचाई पर स्थित ऊंचाई पर या उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसी तरह एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल इसी तरह से आपको तैयारी भी करना है। तो यहाँ पर आपको कौन सा उत्तर देना है, सही ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा। अपना देखते चलिए कितना सही होता है। तो यहाँ पर पहले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थित ऊंचाई पर। स्थित ऊंचाई पर जो है सही उत्तर हो जाएगा। तुल्यकाली उपग्रह कहाँ घूमता है, तो स्थित ऊंचाई पर। ठीक है, एक तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर उसी समय परिक्रमा करता है जब पृथ्वी अपने कक्ष के अक्ष के अनुदिशित घूर्णन करती है। परिक्रमण के समान समय के कारण यह पृथ्वी से स्थित दिखाई देता है और इसी लिए इसे तुल्यकाली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम दूसरे पर बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, ये बताना है। हरा रंग, लाल रंग, बैगनी रंग, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा जो है तीसरा विकल्प, यानी बैगनी। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के प्रक्षेपण में बैगनी रंग अधिक विचलित होती है। कौन सा? बैगनी रंग। आपने कक्षा 10 में साइंस पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा बैगनी रंग का प्रकाश प्रकीर्णन प्रक्षेपण बहुत तेज होता है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? क्या सुरक्षित है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि खुली छतरी लेकर चलना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहिए, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि खुली जगह में खड़े होना चाहिए, या फिर चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर मेघ गर्जन के समय सबसे सुरक्षित क्या होना चाहिए, तो सबसे सुरक्षित यह होना चाहिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सबसे सुरक्षित क्या होना चाहिए आपसे पूछा जाए तो मेघ गर्जन के समय खुली स्थानों पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिजली तड़का कहीं भी गिर सकता है, खुले में तो गिरने का चांस भी रहता है। तो इसलिए छतरी लेकर नहीं रहना चाहिए। पेड़ के नीचे आश्रय लेना, पेड़ के पास भी गिरता है बिजली, इसलिए वहाँ पर भी नहीं रह जाना है। खुली जगह में खड़े रहना नहीं चाहिए। तो सबसे सेफ जगह कहाँ पूछा जाए तो सबसे सेफ जगह होता है मकान के अंदर रहें। कहाँ? स्वतंत्र में गर्जन में सबसे सुरक्षित रहना है, घर के अंदर रहें, सबसे सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, क्योंकि तड़ित साझा एक झिंझक अल्पकालीन मौसम विक्षोभ है जो लगभग हमेशा तड़ित गर्जन, सघन बादल और वर्षा भारी या ओलावृष्टि से संबंधित होता है। इसलिए घर में रहना चाहिए जब अधिक बिजली तड़ित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा है, तो कितना है ये आपको बतानी है। घटती है या बढ़ती है, घटती है या बढ़ती है, या नियत रहती है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नियत रहती है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है, क्या रहती है? नियत। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं बिना देरी करते हुए। अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। हम आपके लिए 5 प्रैक्टिस सेट लाएंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते रहेंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से का प्रतिरोध किया जाता है?
लेंस का, कार्निया का, या पूरी आँख, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में कोई नहीं। कहने का मतलब ये है जब कोई आँख डोनेट करता है या देता है तो उसमें क्या दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्निया को जो है दिया जाता है, क्योंकि इसी कार्निया की वजह से हम जो है देख पाते हैं। आप देखे होंगे आँख के छोटे से गोले की काला दिखता है, उसी से रेटिना पर जाके हमारे बनता है, उसी को कार्निया कहते हैं। तो कार्निया को ही डोनेट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला दिया गया है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। थायमीन है, या कोबालेविन है, या नियासिन है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में कोई नहीं। तो विटामिन B12 का नाम आपको सभी पूरा नाम याद होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबालेविन, जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। क्षार का संकेतक कौन सा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। सिरका है, या हल्दी है, या बेकिंग सोडा है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर हल्दी हो जाएगा। क्या, हल्दी। अम्ल क्षार का जो है यह हल्दी है। 1 बिलियन pH के आधार पर एक पदार्थ का रंग परिवर्तित होता है, जो इसे एक अम्ल या क्षार सूचक बनाता है। इनका उपयोग दृश्य रूप से पहचान के लिए किया जाता है कि क्या कोई वस्तु अम्ल जिसका pH मान 7 से कम हो तो यह क्षार, जिसका pH से अधिक हो तो अम्ल। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते, तब मृदा की गुणवत्ता के सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ, या बुझा हुआ चूना, या कैलामाइन विलयन, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं। क्या, तो कार्बनिक पदार्थ। मृदा विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का पीएच मान पीएच द्वारा मापा जाता है, जो मृदा की अम्ल या क्षारकता के लिए एक मापक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। 0 -22 फ़ारेनहाइट, या फिर -459 -4 फ़ारेनहाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा -459 -4 फ़ारेनहाइट जो है परम शून्य का मान होता है। ठीक है, सेल्सियस पैमाना अगर हम बात करें, इस पैमाने में एक निम्न बिंदु स्थिर है। सिर्फ बिंदु 0 डिग्री के रूप में नामित किया जाता है। उच्च स्थिर बिंदु पर भाप बिंदु यानी 100 डिग्री के रूप में नामित किया गया है। भाप जो है 100 डिग्री पर नामित किया गया है। 100 डिग्री जैसे होगा पानी वो उबलने लगता है। इस पैमाने का मापा जाता है तापमान डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तापमान डिग्री सेल्सियस में। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे, या फिर अनुदैर्ध्य तरंगे, या विद्युत चुंबकीय तरंगे, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रकाश तरंग की किस प्रकार की तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी है, अनुदैर्ध्य तरंगे भी है, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी है। तो यहाँ पर तीनों सही है, इसलिए राइट आंसर चौथा विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। प्रकाश एक अनुप्रस्थ विद्युतीय चुंबकीय है तरंग जिसे प्रारूपी मानव द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, प्रकाश तरंग की प्रकृति की पहली बार विवर्तन वितरण पर प्रयोग के माध्यम से व्याख्या की गई थी। सभी विद्युतीय चुंबकीय तरंग इस तरह प्रकाश निर्वात के माध्यम से गमन कर सकता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति की ध्रुवण के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। तो
तो 7 से अधिक, 7 से कम, 10 से 14 के बीच, उपर्युक्त में से 1 से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के पीएच मान का क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम होता है। क्या? तो 7 से कम होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी के बराबर होता है, कितने एमबी के बराबर होता है ये आपको बताना है। 1 गीगाबाइट 1024 केबी, 1024 एमबी या 1024 जीबी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 एमबी के बराबर होता है 1 जीबी, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम और कुछ पैमाने दे रहा हूँ, इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पर याद करने के लिए। तो इकाई रूपांतरण सारणी देख लीजिए। सबसे छोटी इकाई अगर हम बात करें क्या होता है, तो बिट होता है। क्या होता है? बिट। कितने? 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है, और 8 बिट बराबर 1 बाइट, जैसे किलो बाइट यानी केबी। 8 बिट बराबर 1 केबी होता है, और 1 केबी बराबर 1 केबी का पूरा नाम क्या है? तो किलो बाइट नाम लिखा गया है, उसको याद कर लीजिएगा। 1 केबी बराबर कितना होता है? तो 1024 बाइट होता है, और 1 एमबी बराबर कितना होता है? तो 1024 केबी के बराबर 1 एमबी होता है, और 1 जीबी बराबर 1024 एमबी, यही विकल्प सही था। और यहाँ पर 1 टीबी बराबर यानी टेराबाइट, तो 1024 जीबी के बराबर होता है, और 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टीबी, और 1000 एक्साबाइट बराबर 1024 पीबी यानी पेटाबाइट। 1 गीजेबाबाइट बराबर 1024 एक्साबाइट, और 1 योटाबाइट बराबर 1024 जोटाबाइट। तो ये रहा पूरे पैमाने, इसको याद रखना है। सबसे छोटा क्या पैमाना क्या होता है? तो बिट होता है। 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है, और सबसे बड़ा बराबर तो योटाबाइट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। यह प्रश्न कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? ये आपको बताना है। उदासीनीकरण है, या विघटन है, या संयोजन है, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर उदासीनीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर, जब एक अम्ल एक क्षार के साथ संयोजित होता है और 2 अणुओं के बीच आयनों का विनिमय होता है, तब अभिक्रिया को अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जल और लवण की उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल का, या ग्लूकोज का, या फिर वसा अम्ल का, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। दूसरा विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ग्लूकोज जो है सही हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि का क्या कार्य होता है? कार्य क्या है? तो आपको बताना है। पुरुषों में लैंगिक अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि का प्रेरित करना, या फिर शरीर में शर्करा और लवण के स्तर को नियंत्रित करना, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है? तो पीयूष ग्रंथि का कार्य होता है सभी होता है, यानी पीयूष ग्रंथि में लैंगिक अंगों को विकसित करना भी होता है, सभी अंगों को प्रेरित को भी वृद्धि करना भी होता है, और शरीर में शर्करा और लवण को नियंत्रित करना। तो यानी पर राइट आंसर चौथा हो जाएगा। चौथा एकदम सही विकल्प हो जाएगा। और आपको बता दें, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य को पूर्ति करता है। यह हार्मोन को मुक्त करता है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों लैंगिक अंगों की वृद्धि और संचालन का नियमन करता है। और ल्यूटालाइन हार्मोन यानी LH और पुटुक प्रेरक हार्मोन होता है, यानी FSH। और अगर हम आपको की पॉइंट्स कुछ बता दे रहे हैं, पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो मटर के आकार के लगभग बराबर होता है, और इसका भार लगभग कितना होता है? तो 0.5 ग्राम होता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। यह पतले और वृत्त अपने
आपको मस्तिष्क के आधार से जोड़ लेती है। यह आपके शरीर में कई अन्य हार्मोन ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, जिसे थायराइड और अधिवृक्क, अंडाशय और वृषण में भी शामिल होता है। तो पीयूष ग्रंथि, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला कह रहा है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? मेरुरज्जु या करोटी, हाइपोथैलेमस, मेरुरज्जु, करोट या प्रमस्तिष्क, पोन्स, मेंडुला और अनुमस्तिष्क, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तीसरा विकल्प एकदम सही हो जाएगा, पोन्स, मेंडुला और प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क में कौन से रक्त भाग को नियंत्रित करता है? तो पोन्स, मेंडुला और प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारत ने किसके साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही विकल्प होगा। रूस के साथ या ब्रिटेन के साथ या ब्राज़ील के साथ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह जो है रूस, ब्रिटेन एकदम सही उत्तर हो जाएगा कि इसके साथ, तो ब्रिटेन के साथ भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? तो किसके साथ किया है? तो ब्रिटेन के साथ। भारत और यूनाइटेड किंगडम मिलकर भारत यूके ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाएंगे। भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक यूके के मंत्री जॉर्ज फ्रीडेन ने भाग लिया। भारत के यूके दोनों में कई आयामों, संस्थानों में एजेंसियों के बीच सहयोग, ऊर्जा संरक्षण, खाद्य और कृषि, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण अध्ययन के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के जैसे विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है। तो ये रहे कुछ व्याख्या, आपको लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे, जरूर अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल संख्या की सीटें कितनी हो गई है? तो ये आपको बताना है, 888 या 1272 या 1326 या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो नया भी बनकर संसद तैयार हुआ है, तो इसमें जो है कुल सीटों की संख्या कितना हो गया है? तो 1272 सीटें हो गया है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। और इसका अगर बात करें कि लगभग कितने वर्ग में फैला है, तो 65,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कुशल प्लेटफॉर्म या ग्रेन प्लेटफॉर्म या फिर डीजी क्लेमेक्स प्लेटफॉर्म या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डीजी क्लेमेक्स प्लेटफॉर्म जो है भारत सरकार बीमा दावों के लिए लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, नासा टू मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित छत्री होगा, या फिर सुमित छत्री, या फिर के सिवन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अमित छत्री जी हैं। नासा मून 2 के लिए अमित छत्री जी ने नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमा राशि में कितना प्रतिशत देगा? 30% या 50 या 10 या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। तीसरा विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? तो तीसरा विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एयरबस एवं बोइंग के से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया गया? तो किसने बनाया ये बताना है। भारत, चीन, ब्रिटेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है चीन ने बनाया है। किसने? तो चीन ने बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? कृतिराज किस खेल से संबंधित है? ये आपको बताना है। भारोत्तोलन से, या बैडमिंटन से, या क्रिकेट से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोत्तोलन से जो है कृषिराज सिंह खेल से संबंधित है। न्यूजीलैंड में आयोजित सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग
प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार के पटना जिले की कृति राज सिंह ने बिहार और देश के गौरवान्वित किया है। तो आपसे बता दें कि बिहार राज्य के कहाँ के, पटना के जो है कृति राज सिंह ने, इसने भारोत्तोलन में न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ में पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले के साथ सर्वोच्च प्राप्त किया। यहाँ पर आपको बताना है सिवान, गया, दरभंगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवान। राइट आंसर पहला सिवान हो जाएगा। औद्योगिक विकास 13 दिसंबर 2022 को बिहार उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप सिंह पौड्रिक ने बताया कि राज्य उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की है, जिसमें औद्योगिक योजनाओं के कार्यान्वयन के आधार पर जिलों की रैंकिंग दी गई है। ठीक है, तो सिवान जिलों की। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। ये आपको बताना है हीराकुंड बांध या फिर दुधवा बांध या फिर घुमरा पदर बांध या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा, उपयुक्त में एक से अधिक सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है। तो रोम में है या बेल्जियम या फिर जेरूसलम में है या फिर रियाद में है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, इस पे लगाना था, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जेरूसलम। टाइम भले लगा लेकिन दोस्तों आप लोग को गलत नहीं पढ़ना, इसलिए यहाँ पर हमने कन्फर्म कर रहा था कौन सा आंसर सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है। तो जेरूसलम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नाटो का सदस्य बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। हमने इसका उत्तर दे दिया था। चलिए अगली बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ जुड़ा हुआ है, संबंध है। तो G7 के साथ, G20 या ब्रिक्स से, उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा G20 के साथ। किसके साथ, G20। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीति मंच है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। इसका उद्देश्य इन चारों देश के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का था। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वाड 4 देशों का समूह कौन कौन सा है। तो यह नाम याद रखिएगा, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की रणनीति मंच है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पर कह रहा है कि कौटिल्य किस संस्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्यापक थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। क्या हो जाएगा, तक्षशिला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। यह भी सही है। यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। ये उपयुक्त में से चारों सही विकल्प हो जाएगा, यानी एक चौथा विकल्प सही हो जाएगा। बिहार विद्रोह 1781 का विद्रोह भारतीय राज्य बिहार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध कुछ जमींदारों और सरदारों द्वारा किया गया विद्रोह था।
अधिकांश विद्रोही जमींदार दक्षिण बिहार से थे। कहाँ? दक्षिण बिहार से थे। संभवतः बार बार होने वाले सूखे के कारण इस विद्रोह को लिए प्रेरित किया गया था, जिनसे इनके राजस्व संग्रह बाधित उत्पन्न हुई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय एकदम सही उत्तर हो जाएगा। पहला विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6,11,000 थी। या फिर दूसरा कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 2.6% है और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6,11,000 थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो यह नहीं। कौन सा है? तो राजस्थान में है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.6% नहीं है, 2.17% है। कितना? 2.17%। और यहाँ पर ये सब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर पहला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति उल्लिखित देश में के कुल भौगोलिक क्षेत्र वन का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर 33% होना चाहिए। कुल क्षेत्र में कितना? 33% वन होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? कौन सा स्थानीय नाम है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी वेवर भी है, दहिया भी है, पोंडू भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर चौथा सही हो जाएगा। झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उगाई जाने वाली फसल एक कृषि प्रणाली है। ठीक है, झूम खेती कहाँ? पूर्वोत्तर राज्य में होता है, मिजोरम में ज़्यादातर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? अमेजन घाटी बेसिन एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत एक की तिरछी ढलान है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलोका। क्या नाम हो जाएगा? तो मलोका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। लोग वन में कुछ पेड़ों के काटने के बाद अपना अधिकांश भोजन छोटे क्षेत्रों में उगाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि ऐतिहासिक दक्षिण पथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य में है, जो ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र में विस्तार है। दक्षिणापथ ऐतिहासिक क्षेत्र है जो वर्तमान दक्षिण भारत के दक्कन का पठार एक प्राचीन समकक्ष है, जिसका अर्थ निम्न हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिम विमोच की उत्पत्ति स्थल क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि एशिया माइनर, और दूसरा कह रहा है पश्चिमी एशिया एवं भूमध्य सागरीय तट क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट जीटी त्रिवार्था का भारत का जलवायु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उगाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम है, तो क्या नाम है? इसको नाम है कि अमन, साली और अगहनी। क्या नाम है? अमन, साली और अगहनी के नाम से जाना जाता है। इसको
पश्चिमी। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी क्षेत्र जलवायु प्रदेश में की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका विकल्प यही सही होगा। इसमें वो ऑप्शन नहीं है तो इसका राइट आंसर यह मध्य गंगा के मैदानी उत्तर प्रदेश और बिहार का बड़ा हिस्सा शामिल है। जुलाई में औसतन तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस और जनवरी में 9 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी। तो कौन सी न्यू इंडिया से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये राइट आंसर यहाँ पर एनी बेसेंट हो जाएगा। कौन? तो एनी बेसेंट जो है सही उत्तर हो जाएगा। वह एक समाज सुधारक, ब्रह्मा विद्यालय, थियोसॉफिस्ट और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। तो एनी बेसेंट का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। एनी बेसेंट का जन्म कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था और वे 1893 में भारत आई थी। 1893 में भारत आई थी। एनी बेसेंट 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की दूसरी अध्यक्ष बनी थी। ठीक है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में बनी थी। इन्होंने 1914 में यंग मेंस इंडियन एसोसिएशन की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। ठीक है। न्यू इंडिया दैनिक पत्र एनी बेसेंट ने लिखा है। न्यू इंडिया साप्ताहिक पत्रिका किसने लिखा है? तो बिपिन चंद्र पाल लिखा है। यंग इंडिया किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, आप लोग को आशा करता हूँ पसंद आया होगा। तो चलिए आगे बात करता हूँ नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया। तो किसने किया है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्वनी कुमार दत्त। एकदम सही उत्तर हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। अश्वनी कुमार दत्ता एक राष्ट्रीय नेता और परोपकारी व्यक्ति थे जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रमुखता से लाए गए थे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। तो कौन थे ये आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों लोग थे। कौन कौन से थे? अब्दुल बारी और महादेव देसाई और नरसिंह पारेख, यानी तीनों लोग थे। तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है अगस्त क्रांति 1942 के दौरान किस दिन लिंथियोगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर वो तिथि नहीं है। वो तिथि क्या थी? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वो तिथि थी 11 अगस्त। क्या थी? तो 11 अगस्त। इसमें जो कि 5 अगस्त दिया गया है और 15 अगस्त दिया गया है, 25 अगस्त दिया गया है, लेकिन जो तिथि चलाई गई थी गोली तो वह 11 अगस्त 1942 थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो किस में गठन किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 में जो है बिहार प्रांतीय किसान का गठन किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लांदी दाढ़ी रखने वाले पर लगाए जाने की कारण था। तो कौन सा था? तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फराजी। क्या? फराजी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को षड्यंत्र के आरोप से हिरासत में लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मामला। क्या? मेरठ षड्यंत्र मामला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला देखिए, कह रहा है कि पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था। तो पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य यही था तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने संपादित पुरस्कार की घोषणा की जिसमें दलित वर्गों को मुसलमानों और यूरोपीय सिखों, एंग्लो इंडियंस और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचन का क्षेत्र प्रदान किया गया था।
चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था, एकदम सही उत्तर हो जाएगा ए पहला, यानी पहला उत्तर सही हो जाएगा। पहला अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन 17 मई कब 17 मई 1934 को 17 मई 1934 को अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में आयोजित किया गया था। अध्यक्ष के कौन थे, तो नरेंद्र देव के अध्यक्ष में किया गया था। 1934 में जेपी नारायण और मीनू मसानी को जेल में से रिहा किया गया था। 17 मई 1934 को जेपी नारायण ने पटना में एक बैठक बुलाई जिसमें बिहार कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिंकर दत्त। कालिंकर दत्त सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला एकदम सही विकल्प हो जाएगा। कालिंकर दत्त 1905 से 1982 इतिहासकार और एक अकादमिक प्रशासक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, तो पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे। किसको, पट्टाभी सीतारामैया को हराए थे। यह गांधी जी ने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में ACG बोस के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता पद के लिए भोगा राजू पट्टाभी सीतारामैया को चुना। बोस ने 203 वोटों से चुनाव जीता था। किसने, 203 वोटों से चुनाव जीता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। BDR अम्बेडकर के विषय के निम्नलिखित से क्या सत्य है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सही विकल्प एक से अधिक। चलिए आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि प्राप्त है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह विचारा विमुक्त की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है, तो किन प्रांतों में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर पहला सही उत्तर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विदेशी भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955 में। नागरिकता अधिनियम 1955 राइट ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। विशेष रूप से विकसित देशों में भारतीय प्रवासियों द्वारा दोहरी नागरिकता की मांग की प्रक्रिया अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके भारतीय विदेशी नागरिकता OCI योजना प्रारंभ की गई थी। इसकी शुरुआत 2006 में हैदराबाद में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था में लुप्त होने का कारण के रूप में जाना जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चौथा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर होगा। संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास और साक्षरता एवं शिक्षा विकास, तो इसका सही उत्तर चौथा सही हो जाएगा। चलिए समाज सुधारकों ने प्रयासों और अधिकांश सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारत जातियों एवं जाति व्यवस्था में बड़े परिवर्तन आए हैं। आर्थिक विकास के बड़े पैमाने में शहरीकरण और जाति व्यवस्था के कमजोर करने का योगदान दिया। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि केंद्र सरकार यानी भारत की केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2004 सही उत्तर हो जाएगा। कब, 2004 एकदम सही हो जाएगा। पंचायती राज भारत सरकार की एक शाखा है जो राज्यों में विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन का चल रही प्रक्रिया को देखरेख करती है। पंचायती राज मंत्रालय और पंचायती राज्य संस्थाओं में संबंधित मामलों को देखता है। ठीक है, चलिए 2004 में बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किसका मानना है कि साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज
था। तो यह कार्ल मार्क्स था। किसका? कार्ल मार्क्स एकदम सही उत्तर हो जाएगा, पहला विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा बचाओ आंदोलन, या फिर टिहरी बांध आंदोलन, या फिर चिपको आंदोलन, या उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा बांध परियोजना के तहत मध्य प्रदेश से गुजरात तक 1312 किलोमीटर लंबी नर्मदा नदी पर खड़े छोटे बांध बनाने के लिए सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन था। 1985 में मेघा पाटकर और उसके सहयोगी द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था और विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नर्मदा आंदोलन का समर्थन किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1980 के दशक के अंत में बड़ी बांध परियोजनाओं के खिलाफ लोगों को सफलतापूर्वक संगठित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, यानी चौथा विकल्प एकदम सही हो जाएगा। यानी देश की एकता एवं अखंडता का कायम रखना भी होगा, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित कर रखना, अपने बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने लिखा है। किसने? तो इसका राइट आंसर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि आयरलैंड के बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? तो उन्हें 1801 में किया गया था। राइट आंसर यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। आयरलैंड में कैथोलिकों के और प्रतिपादकों प्रोटेस्टेंट के बीच कटु प्रतिबद्धता थी। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है? सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो सर्व शिक्षा किसने प्रारंभ किया था? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। राइट आंसर यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 2000 कब में किए थे? तो 2001 में किया गया था। चलिए सन 2000 और सन 2001 में किया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो श्रीलंका जो है 1948 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो किसके लिए है? तो ये वृद्ध एवं गरीब लोगों को 65 वर्ष से अधिक के हों जो। तो यहाँ पर राइट आंसर पहला विकल्प सही हो जाएगा। अन्नपूर्णा केंद्रीय से क्षेत्र योजना के जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को जरूरतों को पूरा करना और जिन्हें पात्र हो बावजूद राष्ट्रीय वृद्धा योजना पेंशन NOAPS के तहत लाभ नहीं मिलेगा। 2001 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार के ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडम के द्वारा। किसके? ओडम सही उत्तर हो जाएगा। ओडम वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह ओडम के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि SO2 प्रदूषित होता है, किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन द्वारा। राइट आंसर लाइकेन द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपसे पूछे कहाँ है तो यह जो है गोवा में स्थित है। कहाँ? तो गोवा। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा मांडवी नदी के किनारे चिराओं द्वीप पश्चिमी सिरे में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय जो है ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पोषी स्तर के दूसरे पोषी स्तर में कितने ऊर्जा अवशोषित होता है? तो यह 10% ऊर्जा होता है। 10% का ऊर्जा का किसने दिया है? तो लिंडमैन ने दिया है। किसने दिया है? तो लिंडमैन ने दिया है। किसने दिया है? लिंडमैन ने। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर।
अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि श्वसन मूल में किसमें पाए जाते हैं। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं, तो श्वसन मूल जो है लवणोद्भिद में पाए जाते हैं। किसमें, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, लवणोद्भिद। चलिए, लवणी पानी में भरे दलदली स्थानों में लवणी झीलों के उगने वाले पादपों को लवणोद्भिद यानी हेटोफाइट कहा जाता है, हेलोफाइट भी कहा जाता है। इनकी जड़ें श्वसन क्रिया के लिए रूपांतरित होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी पेन भी है और सल्फर डाइऑक्साइड भी है और ओजोन भी है। तो इसका राइट आंसर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह 10% का नियम किसने दिया है। तो लिंडमैन द्वारा दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है केरल में पाए जाते हैं। कहाँ पर, तो केरल के पश्चिमी तट में पाए जाते हैं। केरल वर्षावन उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु मानसून समूह के अंतर्गत आते हैं। वर्षावन तापमान शायद ही कभी 34 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस से कम होता हो और आर्द्रता 77 से 88% के बीच होती है। प्रति वर्ष 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है। तो यह धान के खेतों में जो है मीथेन बहुत ही अधिक, धान के खेतों में, गन्नों के खेतों में और जहाँ दलदली स्थान होता है वहाँ पर जो है मीथेन की अधिक मात्रा पाई जाती है। पहाड़ी नदियाँ में भी जैसे मीथेन हो सकता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर मीथेन उत्सर्जन प्रमुख स्रोत नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल की परत का तापमान सबसे कम होता है। तो किसमें होता है, तो मध्यमंडल में सबसे कम होता है। किसमें, मध्यमंडल में। राइट आंसर यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि क्रमिक पोषी स्तर विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो जैव आवर्धन कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण और आगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है। तो राइट आंसर यहाँ पर लाइकेन, क्या लाइकेन एकदम सही उत्तर हो जाएगा, पहला विकल्प। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है। तो आर्द्रभूमि संरक्षण से जुड़ा है। रामसर सम्मेलन जो है आर्द्रभूमि से जुड़ा हुआ है। आर्द्रभूमियों पर रामसर अभिसमय 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर में रामसर के कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर अपनाई गई एक अंतर सरकारी संधि है। यह 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इटाई रोग किससे संबंधित है। तो इटाई रोग जो है किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैडमियम से संबंधित है, कैडमियम। ठीक है, और चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और यह लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण अधीन में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर वनस्पति उद्यान जो है शामिल नहीं है। वनस्पति उद्यान शामिल नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान शामिल है, वन्यजीव उद्यान शामिल है। उपर्युक्त में से एक नहीं होगा। जब ये नहीं है तो इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। तो ये रहे पूरे प्रश्न आज के जो है सेकेंड शिफ्ट जो है 24 अगस्त को जो पेपर हुआ था। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा सेशन। इस तरह के और प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।